नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। उज़्बेकिस्तान के जिस शहर समरकंद में एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बातचीत के लिए कूटनीति की टेबल सजी रही, दुनिया की महाशक्तियों को आपने एक मंच पर देखा। ऐसे में भारत में भी इस शहर को लेकर चर्चा तेज है। लेकिन क्या आप जानते हैं, समरकंद का भारत में जिक्र कोई नया नहीं है। इसको आप महज इस बात से समझ सकते हैं कि अगर समरकंद ना होता तो भारत में मुगल शासन ना होता, तैमूर लंग के हाथों हजारों हिंदुओं का कत्लेआम ना होता। सब कुछ बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले उज़्बेकिस्तान के मिजाज और भारत के इतिहास में इसका दखल समझ लीजिए। उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में एक टेबल सजी थी जिस पर पूरी दुनिया की नजर थी। इस टेबल पर होने वाली चर्चा का कूटनीतिक खर्चा पूरी दुनिया पर होना था। एससीओ समिट संपन्न हुआ तो समरकंद को चर्चा में छोड़ गया है। समरकंद का इतिहास भारत के इतिहास में दखल रखता है। उज़्बेकिस्तान की कहानियों में भारत है तो भारत की कहानियों में भी समरकंद शामिल है। सेंट्रल एशिया में उत्तर पूर्वी उज़्बेकिस्तान में ज़ेराफशा नदी स्थित है। इस नदी के किनारे बसा है समरकंद। इस शहर का इतिहास पढ़ने पर पता चलता है कि यहाँ मनुष्य ईसा पूर्व 1500 से ही रहता आ रहा है। समरकंद का वजूद तो सालों से था, लेकिन इसका नाम पहले अलग हुआ करता था। उज़्बेकिस्तान में ज़ेराफशा की पहाड़ियां सर्दी के मौसम में भारी बर्फबारी बारिश से जम जाया करती हैं। इन्हीं पहाड़ियों में सफेद फर वाले तेंदुए का निवास होता है। प्राचीन में प्रचलित बातें कहती हैं कि ईसा पूर्व 8वीं सदी में जब समरकंद शहर बसाया जा रहा था तो इन्हीं पहाड़ियों में एक तेंदुआ नीचे आया और शहर को बसाने की इजाजत दी। उसी कहानी पर गर्व करते हुए यहाँ के लोग तेंदुए से अपना जुड़ाव रखते हैं और स्वभाव से भी यहाँ के लोगों को निडर और साहसी माना जाता रहा है। समरकंद के नाम पर भी चर्चा है। इसका नाम सोगदियाना से जुड़ा है, जिसका मतलब होता है पत्थरों का किला या उससे बना शहर। कहते हैं कि उस काल में समरकंद सोगदियाना राज्य की ही राजधानी था। तब इस शहर को अफ्रोसियाब के नाम से जाना जाता था। हालांकि ग्रीक और रोमन इस शहर को मरगंडा नाम से पुकारते थे। अलेक्जेंडर के इतिहास में भी समरकंद की कहानी शामिल है। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर दुनिया पर कब्जा करने के लिए निकला था, तब तक ये स्थान एक सुंदर और विकसित शहर का रूप ले चुका था। लेकिन सिकंदर के यूनानी कमांडरों के प्रचंड प्रहार के सामने समरकंद के पत्थरों की दीवारें ढह गईं। 329 ईसा पूर्व में सिकंदर ने इस शहर पर विजय पताका फहरा दी। सिकंदर इस शहर की खूबसूरती पर मोहित था। सिकंदर की इसी दीवानगी का जिक्र करते हुए उज़्बेकिस्तान की एक वेबसाइट में सिकंदर के कुछ बोल लिखे हैं, जिनमें वो कहता है कि समरकंद के बारे में मैंने जो कुछ भी सुना वो सब सच है, बिल्कुल सब कुछ, सिवाय एक बात के। जितना मैं सोच सकता था, ये शहर उससे कहीं अधिक सुंदर निकला। सिकंदर जब समरकंद को छोड़कर आगे बढ़ा तो सौदागरों और मेहनतकशों का ये शहर एक बार फिर अपने लोगों की मेहनत के दम पर खेल उठा, जिसने बाद में भरपूर तरक्की की। व्यापार के मामले में भी समरकंद सफल था। वजह कई थी, लेकिन चीन, भारत, पाकिस्तान, फारस के रास्ते पर मौजूद होने के कारण यह शहर सिल्क रूट का हिस्सा था, जिसे रेशम मार्ग कहते हैं, और जो रास्ता चीन को रोम और कुस्तुनतुनिया से जोड़ता था। 8000 किलोमीटर लंबे इस सिल्क रूट के ठीक बीच में पड़ता था समरकंद। इसलिए व्यापार और राजनीति दोनों में ही ये शहर एशिया और यूरोप के बीच एक ब्रिज का काम कर रहा था। इस मार्ग से कपड़ा, रेशम, गेहूं, चावल, घोड़ा, खच्चर और फलों का खूब सौदा हुआ। 6ठी सदी में इस्लाम का आगमन हुआ और इसी के साथ दुनिया भर में सियासी और सैन्य हलचल तेज हो गई।
इसके प्रभाव से समरकंद भी अछूता नहीं रहा। 6ठी सदी में समरकंद पर तुर्कों ने राज किया। 712 ईस्वी में अरब शासक कुतैबा इब्न मुस्लिम ने समरकंद पर विजय हासिल कर ली। इसके बाद समरकंद ग्रेटर खोरासान का हिस्सा बन गया। 9वीं सदी में समरकंद समानिड राज्य का हिस्सा बन गया। जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया, सत्ता भी हस्तांतरित होती रही। यहाँ का राज कई दशकों तक कई लोगों को लुभाता रहा। इस शहर की सत्ता कभी भी किसी एक के अधीन नहीं रही। इस शहर में कई ऐतिहासिक महत्व की इमारतों का निर्माण होता रहा, जिसकी झलक आज भी समरकंद को खूबसूरत, बहुत खूबसूरत बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अगर आप इतिहास के कुछ बर्बर लुटेरों की कल्पना करेंगे तो यकीन करिए आपके जहन में जितने नाम आएंगे उनमें लगभग हर एक ने इस शहर को छलनी किया है। सिकंदर, चंगेज खान, तैमूरलंग, बाबर तो दरअसल ताउम्र इस शहर पर कब्जा करने के लिए तड़पता रहा, लेकिन इतिहास की किताब है जिसने मुगलिया सल्तनत का पूरा एस्टैब्लिशमेंट भारत में किया था। लेकिन तीनों बार उसे शहर से हाथ धोना पड़ा। अगर वो समरकंद का राजा बना रहता तो शायद काबुल और भारत पर राज करने कभी नहीं आता। बाबर भारत में मुगल वंश का संस्थापक और पहला बादशाह था। उसने भारत पर 1519 से 1526 के बीच 5 बार आक्रमण किया और आखिरी बार के आक्रमण में सफल होकर पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को हराया, मुगल वंश की नींव रखी।
भारत में भले ही बाबर को वो सम्मान नहीं मिला जो उसके पोते अकबर को मिला था, लेकिन उज़्बेकिस्तान में बाबर को वही दर्जा हासिल है जो भारत में अकबर को था। ज़हीरुद्दीन बाबर का जन्म जिस कस्बे में हुआ वो उज़्बेकिस्तान में आता है, और इसीलिए शायद हम आपको भारत और उज़्बेकिस्तान की कही वो कहानी और किस्से सुनाने जा रहे हैं। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ, और उसके बाद उनका फरगान एक जगह थी जहां पर उनका ये जन्म हुआ। आपको बता दें कि इतिहास ये कहता है, इतिहास की बात अगर माने तो बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा तुर्क और माँ वो मंगोल थी। हालांकि बाबर की मातृभाषा चगताई थी, लेकिन फरगाना में फारसी बोली जाती थी, लिहाजा बाबर फारसी बहुत अच्छी जानता था। मुगल बादशाह ने करीबन 11 शादियां की थी और 20 बच्चे थे, और हुमायूं भी उन्हीं में से एक था जिसने भारत में कुछ समय के लिए शासन किया था। मतलब समरकंद की भारत के इतिहास में दखल है और भारत का सबसे बड़ा खलनायक रहा बाबर उज़्बेकिस्तान की धरती पर नायक समझा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब आपको बाबर और गुरु नानक देव की मुलाकात की एक कहानी बताते हैं, जब बाबर ने नासमझी में गुरु नानक देव को ही कैद कर लिया, जिसके बाद गुरु नानक का तेज देख वहां पर सैनिक हैरान रह गए। बाबर तक एक खबर पहुंची, बाबर आया और देखते ही पहचान गया कि ये कोई और नहीं गुरु नानक देव हैं। वो तुरंत उनके सामने नतमस्तक हो गया। बाबर का गुरु नानक देव पर अत्याचार। गुरु नानक देव को जेल में किया था कैद। बाबर की कट्टरता और क्रूरता से कोई नहीं बच पाया था। कहा जाता है कि बाबर के इतिहास के कुछ पन्ने सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक से भी जुड़े हैं। आपको बाबर से जुड़े कुछ किस्सों के बारे में बताते हैं। इतिहास की वो घटना जब बाबर ने गुरु नानक जी को कैद कर लिया था। साल 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल वंश की नींव रखी। उसी दौर में गुरु नानक यात्रा पर थे। वो बाबर के आक्रमण के चश्मदीद थे। शहर के बाकी बाशिंदों की तरह गुरु नानक को भी कैद खाने में रखा गया था। एमनाबाद में लूटपाट के बाद बाबर के सैनिक सामान ढोने के लिए लोगों को पकड़ रहे थे, जब उनकी नजर गुरु नानक पर पड़ी। कहते हैं कि गुरु नानक लंबे और मजबूत कद-काठी के व्यक्ति थे। उन्हें देखते ही सैनिकों ने सामान ढोने के लिए उनसे कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। गुरु नानक के मुंह से ना सुनते ही सैनिकों ने उन्हें बंदी बना लिया। बाबर के सैनिकों ने गुरु नानक को पकड़कर कैद खाने में बंद कर दिया था। कहते हैं कैद खाने में उन्हें देखते ही बाकी लोग नतमस्तक हो गए थे। ये बात बाबर के पास भी पहुंची तो वो ये देखने के लिए गुरु नानक के पास आया। वहीं गुरु नानक के प्रभावशाली और सुंदर शब्दों को सुनकर बाबर ने भी उनके सामने अपना सर झुका दिया और उन्हें रिहा कर दिया। बाबर ने कहा कि मेरे सैनिकों से हुई इस गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। अपनी रिहाई के फरमान पर नानक ने बाबर को जवाब दिया, मैंने तो तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था, लेकिन तुम्हें अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। वैसे तुम शहर के बाशिंदों को रिहा कर भी माफी पा सकते हो। गुरु नानक देव के बारे में कहा जाता है कि वो सन 1468 से सन 1539 के बीच धरती पर रहे। गाथा में गुरु नानक देव की 4 रचनाएं भी शामिल हैं, जिसके पहले चरण में गुरु नानक बाबर के सैनिकों द्वारा महिलाओं पर किए गए अत्याचार का वर्णन करते हैं। वहीं दूसरे चरण में गुरु नानक ने बाबर के हमलों को भारत को आग में झोंक देना जैसा बताया है। तीसरे चरण में राजघराने की महिलाओं का जिक्र है। वहीं चौथे चरण में गुरु नानक देव रब का स्मरण करते नजर आते हैं। वो लिखते हैं, ये जगत निश्चित मेरा है, पर तू ही इसका अकेला मालिक है। तू ही इसे बनाता और नष्ट करता है। सारे सुख दुख तेरे ही हुक्म से आते हैं और जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो
समरकंद बहुत ही खूबसूरत शहर माना जाता है और उसका क्या कनेक्शन है बाबर से और तैमूर से, ये आपने देखा इस रिपोर्ट में। तो समरकंद को तानाशाह तैमूर लंग की वजह से जाना जाता है। ये वही तैमूर लंग है जिसने भारत में क्रूर अत्याचार किया, लाखों हिंदुओं की जान ले ली। दरअसल तैमूर का जन्म शाहरिस्बाज में हुआ था, जो समरकंद से ज्यादा दूर नहीं है। इसे कई लोग समरकंद का हिस्सा ही मानते हैं और इसलिए कहा जाता है कि तैमूर की जन्मस्थली समरकंद ही है। ये तुर्की मंगोल बादशाह तैमूर द्वारा स्थापित तैमूरी साम्राज्य की राजधानी रहा है। समरकंद का तैमूर कनेक्शन समझने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था से पहले राजतंत्र की व्यवस्था थी। राजा लोग अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए बहुत कुछ करते थे। कुछ लोग शांति बनाए रखने के लिए हुकूमत करना चाहते थे, तो वहीं कुछ लोग इसके लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर देते थे। ऐसे ही एक क्रूर शासक के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे शासक नहीं बल्कि शांति और इंसानियत का दुश्मन कहा जाना चाहिए। दरअसल विश्व विजय के चक्कर में तैमूर लंगड़ा 1398 ई में ये सोचा कि मैं अफगानिस्तान जाऊं और वहां पर दिल्ली में घुसपैठ करने की साजिश रची। दरअसल उन्होंने कहा कि अपने सिपा सलाहकारों से इस बारे में सलाह करी और उन्होंने सोचा कि दिल्ली पर अतिक्रमण कैसे किया जाए, जिसकी पूरी योजना तैयार की जाए। और जब दिल्ली में घुसने की बारी आई, उसके लिए उनको फौज की जरूरत थी। उसके लिए उनको समझना था कि क्या रूट होगा, किस रास्ते से जाएंगे। और उस दिमागी नशे में जहां पर विश्व विजय करनी थी और भारत जो था वो सबसे अमीर देशों में से एक माना जाता था, जिसकी राजधानी दिल्ली हुआ करती थी, और उस समय उन्होंने दिल्ली में घुसने के लिए योजना बनाई। हालांकि हिंदुस्तान उन दिनों काफ़ी अमीर देश माना जाता था। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के बारे में तैमूर ने काफ़ी कुछ सुना था और यदि ये माना कि दिल्ली में एक सफल हमला हो जाए तो लूट के लिए काफ़ी माल मिलने की उम्मीद है। उज़्बेकिस्तान का नाम मंगोल शासक तैमूर के पोते उज़्बेक के नाम पर पड़ा है। उज़्बेकिस्तान या समरकंद का जब जब जिक्र होगा, तैमूर की बात अपने आप छिड़ जाएगी। तैमूर ये नाम सुनते ही दिमाग उस सदी की तरफ दौड़ जाता है जब भारत में मुगलों का शासन था। तैमूर लंग उस शासक का नाम था जिसके जुल्म से दुनिया कांप जाती थी, लेकिन इसकी मौत के बाद भी लोग इससे डरते थे। तैमूर लंग को चंगेज खान से भी ज्यादा खूंखार बताया जाता है। इसने भारत में कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। तैमूर ने मध्य एशिया के कई मुसलमान देशों को जीता और उन पर राज किया। 14वीं सदी में इस शासक ने भारत को अपने नियंत्रण में लिया। तैमूर तिमुरीद साम्राज्य का संस्थापक था और सन 1857 तक ये साम्राज्य जिंदा रहा। सन 1336 में शाहरिस्बाज में जन्मा था। ये जगह समरकंद से 80 किलोमीटर दूर है। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि उसका जन्म समरकंद में ही हुआ था। तैमूर ने इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान के साथ तुर्की और सीरिया के बड़े हिस्से पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा उसने भारत के उत्तरी पश्चिमी हिस्से को अपना गुलाम भी बनाया था। कहते हैं कि तैमूर ने करीब 1,70,00,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ये उस समय की दुनिया की आबादी का करीब 5% था। मुसलमान कभी तैमूर को स्वीकार नहीं कर पाए क्योंकि वो पैगंबर मोहम्मद का वंशज नहीं था। तैमूर ने भारत में ये कहकर लोगों की हत्या की कि उसने हिंदू धर्म के खिलाफ महान युद्ध शुरू किया है। तो तैमूर के जुल्म की कहानियों से रंगा हुआ है इतिहास।